Welcome back, doctors. Today I'm going to tell you about physiology, some basic topics. I hope ये सब आप 12th में पढ़ चुके हैं. As a basic sort of revision, I'm going to tell you. Okay, physiology is a branch of science dealing with the normal function of the living organism or the living body. Okay, second point is हमारी body में दो fluids होते हैं, दो तरीके के. One is extracellular that consists of 1/3 part of the body and इसमें plasma और interstitial fluids होता है. Second is intracellular fluid and it consists of 2/3 part of the body fluids. Okay, third point is homeostasis term WB कैनन ने दिया था. समटाइम्स ये क्वेश्चन पीजी में आ जाता है कि किसने दिया था. मेंटेनिंग द कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज होम्योस्टेसिस. ओके, अनदर पॉइंट इज़ हमारी बॉडी में दो तरीके के फीडबैक मैकेनिज्म चलते हैं. वन इज़ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड अदर इज़ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. ओके, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो जैसे ऑक्सीजन और CO2 कंसनट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए, या फिर आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए, वाटर बैलेंस को रेगुलेट करने के लिए, जैसे हम ADH का हार्मोन का पढ़ते हैं, वैसोप्रेसिन का. ओके, एंड ब्लड क्लॉटिंग, चाइल्ड बर्थ, ये सब जो हैं वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है. ये बहुत बेसिक है, हम पहले से पढ़ चुके हैं. ठीक है, अनदर थिंग इज़ नेक्स्ट पॉइंट सेल फिजियोलॉजी. सेल जो है वो हमारी बॉडी का बेसिक यूनिट है. रॉबर्ट हुक ने सेल टर्म दिया था 1665 में. एंड अडल्ट ह्यूमन बॉडी जो होती है वो 100 ट्राइलियन सेल से बनी होती है. कई बार ये पूछ देते हैं कितने सेल से बनी होती है. 100 ट्राइलियन सेल से बनी होती है. ओके, एंटन वैन लिवनहुक इन्वेंटेड द फर्स्ट कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप. लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में अभी हम BMS फर्स्ट ईयर में काफ़ी सब कुछ पढ़ते हैं, उसका इन्वेंशन, उसके पार्ट्स, ये सब. ठीक है, अनदर थिंग इज अब सेल में क्या क्या होता है थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं. प्रोटोप्लाज्म, एवरीथिंग इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन इंक्लूडिंग द न्यूक्लियस इज द प्रोटोप्लाज्म. ओके, साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस एक्सेप्ट द सेल न्यूक्लियस ऑब्वियसली इज द साइटोप्लाज्म. ओके, एक्टोप्लाज्म इज फ्लूइड beneath the membrane. Okay, endoplasm is fluid beneath the nucleus and the membrane. Cytosol is intracellular fluid. Okay, ये सब बातें बहुत ही कॉमन है और सबको ये पता होनी चाहिए. ठीक है, सेंट्रियोल इट हेल्प इन द सेल डिवीजन. तो अब कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो आपको आगे याद रखने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. ठीक है, आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल. तो प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स करते हैं. दे आर ऑफन एसोसिएटेड विद फॉर्मिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी ये बनाते हैं. नेक्स्ट, न्यूक्लियस जो होता है हमारे सेल का ब्रेन होता है. सारे सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो ब्रेन होता है. इट कंट्रोल्स ऑल ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज़. कौन से सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है? बहुत ही कॉमन बात है, ये आप सभी को पता होनी चाहिए. अगर नहीं पता है जस्ट गूगल इट. ओके, it present in all the eukaryotic cells. The main function of the nucleus is replication of the DNA and synthesis of the RNA. तो ये रख के पूछ लिया जाएगा, replication of DNA कौन करता है? न्यूक्लियस करता है. synthesis of RNA कौन करता है? न्यूक्लियस करता है. Okay, then DNA. What is DNA? DNA is chromatin is the thread containing material. Just before mitosis, chromatin becomes the rod shaped chromosomes. 46 chromosomes होते हैं हमारी बॉडी में, सबको पता है. Chromosome in the nucleus having gene. Each gene which is nucleic acid called deoxyribonucleic acid. ठीक है, इसी को हम DNA बोलते हैं. द कैरेज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेल. ये सब बातें आपको पहले से पता है. ठीक है, RNA. अनदर थिंग इज RNA. द न्यूक्लियोलस contains the RNA, not the nucleus. Nucleolus contains the RNA. Protein synthesis is the main function of the RNA. प्रोटीन सिंथेसिस और कौन करता है? राइबोसोम्स करते हैं, अभी हमने पढ़ा था. RNA forms by ribosome in nucleolus and also RNA formed by DNA in the nucleolus. All right, all RNA comes into the cytoplasm by nuclear membrane. Then next point is osmosis. Osmosis is diffusion of the water across a selective permeable membrane. जैसे हम 12th के एक्सपेरिमेंट्स में पढ़ते थे, osmosis क्या होता है? एक selective permeable membrane से water को क्रॉस करना is due to diffusion, और यही osmosis हमारा है. ठीक है, डिफ्यूजन में पर्टिकुलरली क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन. ठीक है, दैट इज डिफ्यूजन. तो हायर टू लोअर ट्रांसफ़र करना डिफ्यूजन, और एक परमिएबल मेम्ब्रेन से दूसरे परमिएबल मेम्ब्रेन में जाना इज ऑस्मोसिस.
All right. Exocytosis. What is exocytosis? It is concerned with giving out of the substance that are synthesized within the cells. All right. This is very common. And endocytosis is pinocytosis and phagocytosis. This is also very common. ये सब आपने पढ़ा है, जैसे बैक्टीरिया उसको फैगोसाइटोसिस करके हमारे सेल्स जो मार देते हैं. बहुत ही बेसिक बात है. ठीक है. फ्लूइड पार्टिकल्स को लेना हो गया पिनोसाइटोसिस एंड सॉलिड पार्टिकल्स को लेना हो गया फैगोसाइटोसिस. ओके. बार बॉडीज़ क्या होती हैं? जो हमारी इंटरफेज में बनती है. तो ये पूछा जाता है बार बॉडीज़ कौन से फेज में बनती हैं? इंटरफेज में बनती हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. गोल्गी अपैरेटस AKA डिक्टोजोम्स. ठीक है. गोल्गी अपैरेटस को हम क्या कहते हैं? डिक्टोजोम्स भी कहते हैं. ऑल्सो नोन एज AKA, ऑल्सो नोन एज. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स. ओके. ये भी बात हमें पहले से पता है. माइटोसिस क्या होता है? इसके 5 स्टेजेस होते हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेज. ठीक है. ये हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं. दिस इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन. ठीक है. नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन 2 तरीके के मेम्ब्रेन से बनी होती है. सबसे पहला प्रोटीन जो 55% कंसिस्ट करती है. दूसरी होती है लिपिड जो होती है 40% कंसिस्ट करती है. इसके बीच में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स में लिपिड बाइलेयर having 2 end, hydrophobic end for fat soluble and hydrophilic end for water soluble substances make it permeable. ठीक है. Sorry for the air transport. Okay. Next point is cell membrane. Cell membrane has carbohydrate present outside the surface of the cell with loose carbohydrate coat called ग्लायोकैलिक्स. ठीक है. ये भी बात हमें पहले से पता है. तो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं? सब आप जानते हैं. फिजिकल आइसोलेशन, मेंटेन्स shape and structural support to the cell, protective function for cytoplasm and organelle, absorb nutrients, semi-permeable functions for the regulation of O2 and CO2, and cell identification. All right. Cytoskeleton remains the shape of the cell. Okay. Endoplasmic reticulum, 2 types of reticulum होते हैं, स्मूथ वाला और रफ वाला. ठीक है. इसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमने भी पढ़ा था कि प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. ऑल राइट. ये किस में होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट इज लाइजोसोम्स. लाइजोसोम्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा. प्रोड्यूस्ड बाय गोल्गी अपैरेटस. पूछ लेते हैं लाइजोसोम्स कहाँ से बनते हैं? गोल्गी अपैरेटस से बनते हैं. ये डिफेंड करते हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया. दैट्स वाई दे आर इंपॉर्टेंट. ठीक है. वेसिकल्स कॉन्ट्रेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम एसोसिएटेड विद इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव एंजाइम सिस्टम. सॉरी. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल सैक्स. ठीक है. सुसाइडल सैक्स भी कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा परऑक्सीसोम्स. डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द हाइड्रोजन परऑक्साइड करते हैं. ये अल्कोहल डिटॉक्सिफाई होता है इन द लीवर सेल्स बाय द परऑक्सीसोम्स. इस पॉइंट को आप थोड़ा अलग कर लीजिएगा. 20th मार्क कर लीजिएगा. मेरे ये एक साथ मिक्स हो गया. ऑलराइट. नेक्स्ट आया माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल. ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं. 100 to 1000 ईच सेल में होते हैं. सिंथेसिस करते हैं ATP का, जो हमारे को एनर्जी प्रोड्यूस करता है. ठीक है. एनर्जी देता है. माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रिप्लेसेटिव. ठीक है. ATP हैज़ बीन कॉल्ड द एनर्जी करेंसी. साइट ऑफ हिमोपोइसिस इज फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड. तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बात PG में भी पूछ ली जाती है. तो कहाँ कहाँ होती है? सबसे पहला बिफोर बर्थ कहाँ कहाँ पे होगी? मीज़ोब्लास्टिक सेल्स में. मीज़ोब्लास्टिक सेल्स में होगी जब बच्चा 3rd वीक से 3rd मंथ तक होगा. तो यॉर्क सैक में ही मीज़ोब्लास्टिक हमारे हिमोपोइसिस होती है, मतलब ब्लड का फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट पॉइंट हेपेटिक में होगा 3rd मंथ से 5th मंथ तक. ठीक है. इन द लीवर एंड द स्प्लीन हमारा ब्लड बनेगा. उसके बाद 5th मंथ से इंट्रायूट्राइन लाइफ के ऑनवर्ड्स जो है वो माइलॉइड सेल्स में बनेगा. हिमोपोइसिस बिगिन इन द बोन मैरो. ओके. आफ्टर बर्थ 20 ईयर्स तक RBC जो प्रोडक्शन होता है वो बोन मैरोज में होता है. और 20 ईयर्स के बाद जब जो फ्यूज़ हो जाते हैं हमारे बोन्स के पार्ट्स, तो RBC फॉर्म होता है हमारे सिर्फ फ्लैट बोन्स के बोन मैरोज में, जैसे हमारे स्कल बोन में, वर्टिब्राज में, रिब्स में, पेल्विस में. एंड जो लॉन्ग बोन्स हैं उनके सिर्फ प्रॉक्सिमल एंड में. ओके. नेक्स्ट पॉइंट है इरिथ्रोसाइटोसिस. इंक्रीज इन द नंबर ऑफ RBCs. Aniocitosis is varying in size. Poikilocytosis is varying in shape. It is very important. कहीं कहीं पर सिर्फ ये टर्म लिखी हुई आती है. आगे आपको एब्रीवेशंस और ये सब पढ़ने को मिलेंगे मेडिकल में, तो ये सब आप जानेंगे. ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए एनाइसोसाइटोसिस क्या होता है, पोकाइलोसाइटोसिस क्या होता है. रेटिकुलोसाइटोसिस इमेच्योर होते हैं, है ना. थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिनोपैथीज होती हैं.
ओके। मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया, एनीमिया इज़ वेरी कॉमन, आपको फर्स्ट ईयर से पता होना चाहिए क्योंकि सीबीसी की रीडिंग एटलीस्ट मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा फर्स्ट ईयर से जाने कि क्या होता है, ठीक है। तो एचबी परसेंटेज जानना सबको पता होगा, 12 लोअर लिमिट है और 11.8 फीमेल्स के लिए लोअर लिमिट है ना। दूसरा उसमें ईएसआर होता है 0 से 20 तक, उसकी नॉर्मल रेंज है, फीमेल्स में, मेल्स में 10 तक है, ये सब कुछ बहुत नॉर्मल है, सबको पता होना चाहिए। प्लेटलेट्स की नॉर्मल रेंज जो है वो 1.5 लाख तक मिनिमम होनी चाहिए, 4.5 लाख तक मैक्सिमम होनी चाहिए। WBCs 11,000 तक होनी चाहिए, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। RBCs कितने होने चाहिए, ये कितने होने चाहिए। तो इसमें अब इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जिसमें लिखा रहता है CBC में MCH, MCV, MCHC ये सब लिखा होता है। तो ये सब हम कैसे जानते हैं ये देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मॉर्फोलॉजिकल एनीमिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें सबसे पहले नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है, जिसमें नंबर्स भी नॉर्मल होंगे, कलर भी नॉर्मल होगा, मतलब हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल होगा। अगर फिर भी एनीमिया हो रहा है दैट इज़ एप्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, इसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है, ठीक है। अगर छोटे हो रहे हैं, छोटे सेल्स हैं और कम उनमें कलर है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। आई विल मेक एन अनदर वीडियो ऑन दिस कि आपको MCH कम होगा, MCH ज़्यादा होगा तो उसमें कैसे आपको पता लगाना है, ठीक है, कि आपको क्या ट्रीटमेंट देना है, B12 देना है या आयरन देना है या फॉलिक एसिड देना है, आपको क्या देना है, ठीक है। मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया इज़ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, दैट इज़ वेरी कॉमन और ये पूछा भी जाता है आपके, शायद नीट UG के एंट्रेंस में भी पूछा गया होगा, B12 डेफिशिएंसी। माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक एनीमियास, ठीक है। अब कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ मैंने लिखे हैं। हीमोग्लोबिन के लिए बच्चे में 23 ग्राम पर DL होना चाहिए, ग्राम पर DL, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इनके मेजर्स में गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं। जैसे आप ब्लड ग्लूकोज टिक रहे हैं तो mg/dl, ठीक है, इसलिए ग्राम पर DL, mg/dl, ये सब आपको अलग अलग लिखने हैं। दूसरा फीमेल्स में 11 to 14 11.8 मिनिमम रेंज है, मेल्स में 14 to 16 ग्राम पर DL मिनिमम रेंज है। 1 ग्राम HB कंटेन्स 3.34 mg of iron. In females, iron loss is high due to menstrual blood, obviously, breastfeeding, obviously, pregnancy, obviously, है ना। Heme iron present in hemoglobin of RBCs and non-heme iron is present in food and vegetables. That is, ferric iron is converted into ferrous iron with the help of vitamin C. This point is very very important. Ferric iron जो हम ले रहे हैं non-heme part फूड में, वेजिटेबल से, उसमें होता है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है ferrous iron में जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है ड्यू टू vitamin C. Okay, I will soon come up with part 2. Stay tuned.